Hello students, today I am going to explain partnership business under the chapter Forms of Business Organization. Earlier we have talked about the sole proprietor business, but in this class I am going to explain about the partnership business. Partnership business, as the name suggests, that here partners are involved in this type of business. सबसे पहले जब मीनिंग की बात करेंगे तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. This definition is given by the Indian Partnership Act 1932. इस definition में ये कहा गया, it is a relation, partnership business is a relation between whom? Between the partners. Partners कोई भी दो इंडिविजुअल या मोर देन टू इंडिविजुअल मिलकर एक सिंगल बिजनेस करने जाते हैं, वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में मेन चीज क्या कही गई, ये कहा गया इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. Here it is clear that two or more persons are involved in this business. Now, in the next sentence I have written here, who have agreed to share the profits. अब यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं? प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए. कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब कि बिजनेस कैरी सभी मिलके कर रहे हैं और उसके बाद कोई उनमें से एक बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजंस भी ले सकता है. ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू दिया गया है हमें, जिसमें पार्टनरशिप को एक रिलेशनशिप बताया गया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. वो इनकी इन्वॉल्वमेंट किस लिए होती है? बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए. इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ भी हो, दिस बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल. जितने पार्टनर्स हैं उन सबको वो सभी साथ में मिलकर इस बिजनेस को रन करते हैं, और इन केस उनमें से एक पार्टनर अभी उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो बाकी पार्टनर्स उसके एब्सेंस में बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिजनेस. तो ये था हमारा पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप होती क्या है? अब आपको बहुत कुछ डेफिनेशन से क्लियर है कि ये डेफिनेशन ही हमें फीचर्स के बारे में क्लियर कर. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबरशिप. यहाँ मेंबरशिप की बात की गई. कितने मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनर्स में? टू और मोर. मैक्सिमम की लिमिट अभी चेंज हो गई है 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट अग्रीमेंट की बात जहाँ तक किया जाए तो अग्रीमेंट, इट इज एन अग्रीमेंट इन पार्टनरशिप बिजनेस. अग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द पार्टनर्स. अब अग्रीमेंट जो बन रहा है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. अब अग्रीमेंट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि उस अग्रीमेंट में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस सब कुछ मेंशन होता है. कितना एक पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, किस लिमिट में रिस्क को बियर करना है, कितना प्रॉफिट शेयर करना है, ये सारी चीज़ें उस अग्रीमेंट में मेंशन होती हैं. अब मैंने कहा अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. वो डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स होता है कि अग्रीमेंट को हम किस फॉर्म में रखें. नेक्स्ट कम टू प्रॉफिट शेयरिंग. यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें एक बात कही गई कि इंडिपेंडेंट ओनर इंडिपेंडेंटली बियर करता है रिस्क और प्रॉफिट. लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन टू पर्सन्स हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं. तो जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट को शेयर किया जाए. नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी. लायबिलिटी में क्या है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड इसलिए कि यहाँ पर पार्टनर्स ने अगर डेब्ट लिया है, लोन लिया है, लोन को वो प्रीपे तो करेंगे. अब बिजनेस से जो भी फंड्स आ रहा है उससे पे करें या फिर अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके उन्हें अगर लोन पे करना पड़ता है तो वो भी करना पड़ेगा. तो इन पार्टनरशिप बिजनेस दे है unlimited liability. There is no limit of their liabilities.
Next, mutual agency relationship. I have already explained the mutual agency relationship. What is mutual agency relationship? That it is a business carried on by all or any of them acting for all. म्यूचुअल एजेंसी में क्या कही गई कि यहाँ पर ये बिजनेस कैरी किसके थ्रू किया जा रहा है, सभी पार्टनर्स के थ्रू, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो पार्टनर्स हमारे डेली ऑफिस आ रहे एक्टिव है और एक पार्टनर हमारा स्लिपिंग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिसीजंस में। तो यहाँ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब है कि इन सभी पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके थ्रू ये डिसीजंस लेते हैं, या तो ये सभी मिलकर डिसीजन ले या किसी के बिहाफ में अनदर पार्टनर्स डिसीजंस लेके बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते। ये तो हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। नाउ कम टू द रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप बिजनेस के केस में जब रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फॉर्म को रजिस्टर्ड कराएं या नहीं कराएं। टाइम पीरियड डिपेंड करेगा विल एंड विश ऑफ द पार्टनर। अगर मैं बिजनेस ओपन करने जा रही हूँ पार्टनरशिप बिजनेस और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं हम 5 इयर्स तक करेंगे, तो 5 इयर्स तक वो पार्टनरशिप बिजनेस रन करेगा, उसके बाद हम उस बिजनेस को क्लोज करने जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा विल और विश ऑफ द पार्टनर्स। दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस? फर्स्ट मेरिट इज इजी टू फॉर्म। हाउ इजी टू फॉर्म? इजी टू फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके लिए आपको कंपलसरी नहीं किया गया कि फॉर्म को रजिस्टर्ड करवाइए। यू ऑल नो रजिस्ट्रेशन वर्क इज टू लेंदी एंड टू कॉम्प्लिकेटेड। रजिस्ट्रेशन अगर हम करवाने जाते हैं तो हमें टू मेनी पेपर वर्क्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, लंबा प्रोसेस है। जब आपको इसी चीज़ से फ्रीडम दे दिया गया तो आप इजीली वर्क कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के केस में इट इज़ ईजी टू फॉर्म। आप पे डिपेंड करता है अपनी फॉर्म को रजिस्टर्ड कराएं या नहीं कराएं। और ऐसे केस में तो आपके लिए इजी हो जाता है फॉर्म को ओपन करना। नेक्स्ट मेरिट इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखा जाए तो हमने लास्ट क्लास में जब सोल प्रोप्राइटर की बात की थी तो दे हैव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट इन केस दे हैव लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैसे? अब यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल तो बिजनेस कर नहीं रहा। अब ये इंडिविजुअल हमारे पास 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी फर्दर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या कि इस टाइप ऑफ बिजनेस के पास लार्जर रिसोर्सेज है। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। जब प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो रिस्क भी तो शेयर किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ सोल प्रोप्राइटर जैसी कहानी तो नहीं होने वाली है कि सारा रिस्क एक ही इंडिविजुअल को फेस करना है। यहाँ पर जो भी रिस्क आ रहा है बिजनेस में, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सीडेंट्स इवेंट्स हो रहे हैं, मिसहैपनिंग्स है, जो भी कुछ है, तो वो रिस्क सभी को एक साथ बियर करना है। अब वो प्रपोर्शन डिफर कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए तो रिस्क इज बियर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट कम टू द अनदर मेरिट दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। या वर्क इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। एक सिंगल इंडिविजुअल पे सारा प्रेशर नहीं है। यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं वो वर्क को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि कोई काम कोई भी करे, नहीं। इन विच दे आर कैपेबल, जिसकी जिस फील्ड से स्पेशलाइजेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स अपने वर्क को वहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट मेरिट की बात करते हैं, वो है सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। रीजन उसके पीछे ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस में आप अपने अकाउंट्स को पब्लिकली नहीं करने जाते। जो भी अकाउंट्स, जो भी मैटर्स हैं वो विद इन फाइल या विद इन द माइंड ऑफ द पार्टनर्स है कि वो हमें पब्लिकली पब्लिश भी नहीं करना है, जो कि हम कंपनीज में करते हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस के केस में सीक्रेसी टोटल मेंटेन रहती है। नेक्स्ट कम टू द मोटिवेशन। मोटिवेशन टोटल है। यहाँ पर पार्टनर्स जितना एफर्ट करते हैं उसका
प्रॉफिट उन्हीं पार्टनर्स को मिलना है। जब हमें मालूम है कि ये प्रॉफिट हम ही लेंगे तो वी आर फीलिंग सेल्फ मोटिवेटेड। तो यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो हमारे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और फर्म के प्रॉफिट के लिए ज़्यादा वर्क करेंगे। तो वो मोटिवेशन उनकी प्रॉफिट के रूप फॉर्म में एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है उन्हें। These all are the merits of the partnership business. Now we are going towards the demerits. अब demerits की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट डिमेरिट इसका क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी की लिमिट नहीं। Partners have unlimited liability. At that moment, they have to sell their personal property to bear the losses of the firm. यहाँ पर जो भी बिजनेस के लॉसेस हैं उसको बियर करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट भी सेल करना पड़ जाए, जो इसके लिए वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। नेक्स्ट कम टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनर्स हैव डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस, माइट बी पॉसिबल। इंडिविजुअल अलग अलग हैं तो उनके हो सकते हैं वे ऑफ डूइंग वर्क, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस थोड़े डिफर करते हैं। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स के भी यहाँ चांसेस हैं। नेक्स्ट डिमेरिट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स अनसर्टेन है। क्या अनसर्टेन है? आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। अगर ये रिलेशन है टू और मोर पर्सन के बीच में, इसमें से एक पर्सन का एक्सीडेंट होता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या बिजनेस कैरी ऑन हो? तो ये अनसर्टेनिटी हमेशा फेस करना पड़ता है पार्टनरशिप बिजनेस के केस में कि इन केस एक पार्टनर आपका एक्सीडेंट में डैमेज होता है, डेथ हो जाती है, उसकी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन दैट केस ये बिजनेस कैरी हो पाएगा, नहीं होगा? तो नहीं कैरी हो पाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी जरूर लगी है, लेकिन देन रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इन दिस कैलकुलेशन one thing is written here that business is carry on with an understanding. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। इन केस हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से 2 डिसीजंस ले रहे हैं, एक अभी हमारा स्लीपिंग पार्टनर बना हुआ है, या फिर किसी रीजन से वो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब ऐसे केस में वो 2 पार्टनर्स को ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे हम लॉस को सफर करने जा रहे हैं। तो वो क्या होगा हमारा? रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक डिसीजन कंपनी पूरी फर्म को डिसॉल्व करा सकती है, जो एक ड्रॉबैक है इसके लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। हम पब्लिक कॉन्फिडेंस कब गेन करते हैं? जब पब्लिक आपके बारे में जानती है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम अपने अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश नहीं करते हैं। इन केस हम पब्लिकली पब्लिश नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे पब्लिक का गेन होगा अपने? तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर हम पब्लिक में अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो दीज ऑल आर द डीमेरिट्स ऑफ द partnership firm. I have explained features, merits and demerits of the partnership firm. So that's all for the today. We will meet in another lecture of this chapter. Hello students. Today I am going to explain the types of partnership and the types of partners. I have already explained what do you mean by partnership business and what are the features, merits and demerits of partnership business. Today I am going to explain the type of partnership firm. कितने टाइप के हमारे पास पार्टनरशिप फर्म्स हो सकते हैं? अब हम इनकी कैटेगराइजेशन 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को अगर हम टाइम बेसिस पे, टाइम पीरियड्स के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे तो we have 3 types of partnership business. Partners at will. मैंने अपनी इच्छा पे आपको थोड़ी देर पहले आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया
पार्टनरशिप डिपेंड कर सकता है बिल पर। इन केस दोनों पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम 2 साल तक बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, तो यहाँ पर बिल पे डिपेंड किया हमारा बिजनेस। हमने 2 साल के लिए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना है। नेक्स्ट, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। अब हियर पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 years। तो एक फिक्स पीरियड के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। बिल में था कि अपनी मर्जी, जब तक हम चाहेंगे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जब फिक्स पीरियड की बात आए तो बिजनेस आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर दैट पीरियड कि हम 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 7 साल के लिए करेंगे, तो ये पार्टनरशिप हमारी 5 साल या 7 साल चलने वाली है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात जहाँ तक की जाए तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर पार्टनरशिप बनाई जाती है। जैसे एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 पार्टनर्स मिलकर उस डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जिस दिन वो डैम कंस्ट्रक्ट हो जाती है, फाइनल हमें मिल जा रही है, उस दिन वो पार्टनरशिप एंड कर जाएगी। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप उसी टाइम तक एग्जिस्ट करती है जब तक जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप बनाई गई है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब इसी पार्टनरशिप को हम लायबिलिटी के बेसिस पे अगर डिवाइड करते हैं तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। वन इज जनरल एंड अनदर वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो जो हम जनरली अभी तक हमने बात की कि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने पार्टनर्स हैं हमारे पास उन सब की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। लेकिन जब लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करेंगे तो लिमिटेड एज द वर्ड शोज दैट इट समथिंग इज लिमिटेड। तो व्हाट समथिंग, इट इज अबाउट द लायबिलिटी कि पार्टनर्स जितने भी हैं उसमें से एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिट में किया गया है कि मतलब एक बंदा किसी लिमिट में लॉस को बियर करेगा, बाकी सारे लॉसेस दूसरे पार्टनर्स लेते जाएंगे अपने साथ। तो ये था हमारा बाइफर्केशन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। We have different types of partners in the partnership business. Active partner who actively participate in the management of the firm. ऐसा इंडिविजुअल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में, सभी डिसीजंस में, वो हमारा एक्टिव पार्टनर होगा। स्लिपिंग पार्टनर का कंट्रीब्यूशन रहता है, प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस में शेयरिंग, सब कुछ, बस ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपने डिसीजंस नहीं दे रहा है। सीक्रेट पार्टनर, यहाँ सब कुछ है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है सीक्रेट पार्टनर का फॉर्म में, सब कुछ है, लेकिन ये अननोन टू द आउटसाइडर्स। अब जो भी बिजनेस अफेयर्स में जो भी पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस है उन सब के लिए इसको सीक्रेट रखा गया है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, सब कुछ है। नाउ वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर है भी लेकिन रियल पार्टनर नहीं। अब रियल पार्टनर नहीं है तो क्या है? रियल नॉमिनल पार्टनर्स कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन हो सकता है कि लायबिलिटी कई बार इनको फेस करना पड़ता है। वो भी लायबिलिटी किसकी? आउटसाइडर्स की, फर्म की नहीं। तो यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर्स को मैं 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रही हूँ। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉक and nominal partner by holding out. For example, मेरी फर्म को लोन चाहिए, लोन के लिए मिस्टर ए आपके बैंक में गए। अब मिस्टर ए क्यों गया? अब इसको लोन को इजीली नहीं मिल सकता, लेकिन कोई रेपुटेड पर्सन वहाँ पर है, जैसे कोई आपका रेपुटेड पर्सन जो मान लीजिए आपकी सिटी का मेयर हो या कोई भी बंदा, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी, आई एम ऑल्सो द पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर इसने बैंक को सामने से कहा कि आप लोन प्रोवाइड कीजिए, मैं भी इस फर्म में पार्टनर हूँ, ऐसे केस में ये हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉक। दूसरी जगह यही मिस्टर ए को लोन चाहिए, जो भी रेपुटेड पर्सन है वो केवल बैंक से ये पूछ रहा है कि यू आर द पार्टनर, और इन केस वो मैनेज एकदम शांत होके बैठा है, बोल रहा है, अपने
अपनी प्रेजेंस को केवल अपनी शो कर रहा है, उस केस में भी कंसिडर किया जाएगा कि वो रेपुटेड पर्सन आपका नॉमिनल पार्टनर है। ये नॉमिनल पार्टनर्स पॉसिबिलिटी है कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी को जो आउटसाइडर्स को आपको पे करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, एंड वन मोर थिंग, वी हैव ऑल्सो समटाइम्स माइनर पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस चीज को अलाउ तो नहीं करता है कि माइनर पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में है, लेकिन किसी किसी केसेस में अगर माइनर पार्टनर की पॉसिबिलिटी बन जाती है तो माइनर पार्टनर्स मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल की बात तो है नहीं अभी। मेन प्रॉफिट शेयरिंग की जहाँ तक बात होगी तो माइनर पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जरूर हिस्सा मिलेगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है माइनर पार्टनर्स की कि जब वो अटेन करते हैं मेजॉरिटी एज तो उनको पब्लिक नोटिस दे के डिक्लेयर करना होगा that he is eligible to take all decisions or they gain the age of maturity. तब माइनर पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट। ये तो था आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी बताया है कि पार्टनरशिप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, इट डिपेंड ऑन द पार्टनर्स वेदर दे रजिस्टर्ड देयर फॉर्म और नॉट। अब यहाँ वी हैव 2 इफेक्ट्स। फॉर्म इज रजिस्टर्ड देन एवरीवन नोज द फॉर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो सभी हमारी फॉर्म्स को पब्लिकली जानते हैं और लॉ वो लीगल हो जाता है। ऐसे केस में अगर हमारी फर्म का कोई भी डिस्प्यूट आउटसाइडर के साथ होता है तो देन वी विल गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। अगर थर्ड पार्टी के साथ, अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है उस केस में आप केस फाइल कर सकते हैं। इन केस दोनों पार्टनर्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है तो भी आप एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन योर फॉर्म गेट रजिस्टर्ड। अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। इन केस अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है तो ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स थे जो हमें एक्सप्लेन करता कि ये डिसीजन लेने में कि फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है या नहीं। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो डिस्प्यूट्स वगैरह हैंडल करने में रजिस्ट्रेशन हमें बहुत हेल्प करता है, और इन केस नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़े। तो इन सब टॉपिक के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स, और पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। तो इस रिटन एग्रीमेंट में क्या है? रिटन एग्रीमेंट में नेम डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स है, लोकेशन ऑफ द पार्टनर्स है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स है, पार्टनर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना लॉस बियर करने जा रहे हैं, प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करने जा रहे हैं, ये सारे डिटेल्स आपको पार्टनरशिप डीड में मिलेगा। पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में रखने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये बेनिफिट्स के लिए हमें पार्टनरशिप डीड भी बनाना एसेंशियल हो जाता है। That's all for the today. We will meet in our next lecture.